या फिर आप उन 19 परिवार के बारे में सोचिए ना, जिनकी हत्या रतन टाटा का स्टील प्रोजेक्ट की वजह से हुई। तो वो जो वृक्ष, टाटा नामक वृक्ष लगा है, पेड़ लगा है, वो जमीन किसकी है? उसके नीचे जो है, जो लोग गाड़े गए हैं, वो कौन लोग हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि रतन टाटा का जो है जीवन भर उनका हाथ जो है आदिवासियों के खून से सने हुए थे, रंगे हुए थे। जमशेदपुर का कभी भविष्य में उत्खनन हुआ तो यहाँ आदिवासियों के नरकंकाल मिले। वो आदिवासियों का जमीन है जिसको आपने लूटा है। ऐसे नहीं कि उसके लिए टाटा ने कोई मुआवजा दिया है। क्योंकि आपका आरोप ये है कि सिर्फ टाटा को बेनिफिट देने बिल्कुल के लिए वो सीएनटी एक्ट को रोका गया। बिल्कुल, लेकिन आदिवासियों का भगवान को भी कब्जा कर दिया। अब आदिवासियों का भगवान को भी कब्जा कर दिया, उसको हम जो है कि बहुत महान इंसान मान लें। अब वहाँ आदिवासी विरोध कर रहे थे। कब की घटना है? यह है 2006। उससे पहले से विरोध कर रहे थे, लेकिन गोली जो चला 2 जनवरी 2006, आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया गया। नवीन पटनायक की सरकार उस जमीन को किसी भी तरह से छीन के टाटा को देना चाहती थी। पहले घटना स्थल पर 14 लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए थे, वो जो है कि एडमिट हुए। हाँ, इसी तरह का, और कुल मिलाकर 19 आदिवासी मारे गए, उनकी जान चली गई। विकास पर, आदिवासियों के लाश पर विकास, पूरा 24 गांव को टाटा ने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद यहाँ तक कि वो जमींदारी प्रथा चलाते थे। और तो क्या टाटा के पास एक भी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वास करने के लिए कोई मॉडल है देश में? क्या उसने दिया देश में? कहीं नहीं दिया। अब समझ लीजिए, इसको पूरा टाटा ने घेर दिया। उसके बाद वहाँ पे आदिवासियों को घुसने भी नहीं दे रहा था। 2012 में आदिवासी लोग वहाँ पे आंदोलन किए। तो आप बताइए, एक तो आदिवासियों का जीवन बर्बाद कर दिया, दूसरा प्रकृति। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं चर्चित लेखक, शोधकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट के साथ ही विकास के कब्रगाह नामक किताब के लेखक ग्लैडसन डुंगडुंग जी। ग्लैडसन डुंगडुंग जी की पहचान झारखंड में आदिवासी मूलवासी समाज की ओर से एक प्रखर प्रवक्ता की रही है, जो आदिवासी मूलवासी समाज से जुड़े मसले पर आदिवासी समाज का नज़रिया पेश करते रहे हैं। तो आज हम एक बार फिर से ग्लैडसन डुंगडुंग के साथ हैं और बगैर किसी लाक लपेट के सीधे ग्लैडसन डुंगडुंग के पास चलते हैं। ग्लैडसन डुंगडुंग जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। देश के मशहूर उद्योगपति रतन नवल टाटा जी की 86 वर्ष में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से होते हुए सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में उनके योगदान को, देश की आधारभूत संरचना में टाटा परिवार के योगदान को देखते हुए और खासकर परोपकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए इसे देश की महान क्षति बताया गया। लेकिन इसी बीच हमारी नज़र आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी और उस सोशल मीडिया पोस्ट में हमें एक अलग नज़रिया देखने को मिला। मैं आपके ही शब्दों को यदि उद्धृत करूं तो आपने लिखा कि पूंजीवाद के नशे में सरोबोर मध्यवर्ग, व्यापारी, पूंजीपति, सफ़ेद पोस्ट एवं नव दूषित आदिवासी मध्यवर्ग के लिए रतन टाटा मॉडल रत्न और अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने हेतु संघर्षरत हमारे जैसे लाखों के लिए वे सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाले व्यापारी और प्रकृति के विनाशक के अलावा कुछ नहीं है। आखिर इसके मायने क्या है? इसके पीछे की सोच क्या है? जिस व्यक्ति को पूरा देश परोपकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल मान रहा है और खासकर टाटा मोटर्स का, टाटा समूह का अपने
कर्मचारियों के प्रति जो स्नेह रहा है, जिस तरह उन्होंने अपने कर्मचारियों की देखभाल की है, उसे कॉरपोरेट के सेक्टर में एक बेजोड़ उदाहरण के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन आप तो एक अलग नैरेटिव के साथ आ रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, एक तो यह निश्चित है कि यदि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे वो आम आदमी हो या खास हो, तो एक इंसान के नाते स्वाभाविक सा बात है कि आदमी दुखी होगा, शोकित होगा, यह आम बात है। नहीं, आज हम लेकिन समृद्ध झारखंड के की ओर से हम भी रतन नवल टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बावजूद इसके आपका जो नैरेटिव है वो अपने जगह कायम है। हाँ, लेकिन यदि आप रतन टाटा जी को एक उद्योगपति, मुनाफा कमाने वाला उद्योगपति के रूप में बताते देश को, आप यह भी बताते कि उन्होंने देश की इकोनॉमी में उनकी योगदान रही है ना, वगैरह वगैरह, तब एक ठीक है। लेकिन आप उनको जो है कि एक भगवान के रूप में प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ साथ उनको जो है कि राष्ट्रीय सम्मान, उनका जो है कि तिरंगा का सम्मान उनको दिया गया, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है ना कि भारतीय राष्ट्र क्या पूंजीवाद से चलता है, पूंजीवाद का हिस्सा है। मतलब उनको अगर स्टेट का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान देना, राजकीय सम्मान देना, मतलब आपने पूंजीवाद को गले लगा लिया। क्या भारत का जिस तरह से इकोनॉमी है वो तो पूर्ण रूप से पूंजीवाद पर तो है नहीं, इसकी अलग इकोनॉमी है जिसको समझना पड़ेगा। और जो मूल सवाल आपने कहा, क्यों हमने उठाया आवाज़ या क्यों हमने ऐसा पोस्ट किया, मेरा कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को आप समृद्ध दृष्टिकोण से देखना चाहिए आपको। यदि रतन टाटा या पूरा टाटा समूह आज देश और दुनिया में जो नाम कमा रहा है या उतना उनका फैल गया, तो वो जो वृक्ष, टाटा नामक वृक्ष लगा है, पेड़ लगा है, वो ज़मीन किसकी है? उसके नीचे जो है जो लोग गाड़े गए हैं वो कौन लोग हैं? आज पूरा जमशेदपुर को आप जो है कि उखाड़िए, जिस तरह से पुरातत्व विभाग वहाँ पे खोदते हैं, खुदाई कीजिए, आपको आदिवासियों का जो भी अवशेष मिलेगा वो मिलेगा। यही बात आपकी जो पुस्तक है विकास के कब्रगाह के पन्नों को जब मैंने खंगाला आपके पोस्ट के बाद, उसमें देखने को मिली। आपने उसमें लिखा है कि यदि जमशेदपुर का कभी भविष्य में उत्खनन हुआ तो यहाँ आदिवासियों के नरकंकाल मिलेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप टाटा समूह या फिर रतन टाटा जी के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आपको दूसरा पक्ष भी बात करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा शासक वर्ग जो पूंजीवाद से सराबोर है, वो क्या करता है? वो अपने बुराइयों को छुपाने के लिए उसके ऊपर कारपेट बिछाता है, और उसी को छुपाने के लिए उनके पास टीवी चैनल्स हैं, उनके पास अखबार हैं। आपने क्या कोई भी अखबार में आज तक टाटा के बारे में पढ़ा है जहाँ पे आदिवासियों का दर्द उसके साथ जोड़ा गया हो? कहीं आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि टाटा अगर डायरेक्ट उनका टीवी चैनल या अखबार नहीं है तो दूसरे चैनलों को उसे करोड़ों रुपये का फायदा हो रहा है, ऐड आता है, तो वो लोग उसके बारे में क्यों सच्चाई बताएंगे? सच्चाई तो हमारे लोग जैसे बताएंगे। हमने किताब क्यों लिखा? इसीलिए लिखा था कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो आदिवासी है उनको पता चले कि जिसको आप चमचमाता हुआ इमारत देखते हैं, जिसको आप विकास का एक जो है कि मॉडल मानते हैं, उसके अंदर में उस किस तरह का आदिवासियों का दर्द छुपा हुआ है उसको बताना चाहिए। और इनको हम हमेशा इनको एहसास करा के हम लोग रहेंगे कि आपने जो भी इमारत बनाया, जमशेदपुर बनाया है, वो आदिवासियों का ज़मीन है जिसको आपने लूटा है। ऐसे नहीं कि उसके लिए टाटा ने कोई मुआवजा दिया है। आपके उसी सोशल मीडिया पोस्ट में हमने देखा, जो आपने चंद पंक्तियां हैं, कि 1907 के आसपास टाटा नगर को बसाने के लिए 24 गांव को विस्थापित किया गया। वो 24 गांव के आदिवासी, आपका दावा है उस पुस्तक में, सोशल मीडिया पोस्ट में, कि एक कभी जो 24 गांव होते थे, यहाँ 95% आबादी जो थी वो आदिवासियों की आबादी थी। आज का मौजूदा हालात यह है कि ये जो 95% आबादी है वो घट करके 5% पे आ गया है।
और यहीं से आप डेमोग्राफिक चेंज का बात करते हैं। आप ये दावा कर ये सवाल उछालते हैं उस सोशल मीडिया पोस्ट में कि जो झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज की बात करने वाले हैं, जो जनसांख्यिकी बदलाव की बात करने वाले हैं, इस बदलाव को क्यों भूल जा रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद सिर्फ जनसंख्या के आधार पर इसको अनरिजर्व कर दिया गया और यह जो लोकसभा पूरा है एक आदिवासियों के हाथ से निकल गया। ये आपके पुस्तक में है। बिल्कुल, आपको उसको पूरा एक संदर्भ में समझना पड़ेगा। संदर्भ में ये समझना पड़ेगा, जैसे ही टाटा टिस्को पहले उसका नाम था, टिस्को का रजिस्ट्री होता है, मतलब एज ए कंपनी बॉम्बे में। उसके बाद में जब वो जगह इनको देखते हैं, जगह तलाशते हैं, और ये यहाँ पे कैसे आते हैं, जब साइंटिस्ट, आपको मैं बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट जो है वो सरंडा जंगल में चले गए थे कुछ आयरन ओर की खोज में, या वो कुछ खोज कर रहे थे। उस समय में हो आदिवासियों के हाथ में कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी, हो आदिवासियों के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो चकित हो गए। उनको लगा कि आखिर हो आदिवासियों के हाथ में कुल्हाड़ी कहाँ से आया। तब उन्होंने उनसे पूछा कि ये कुल्हाड़ी आपको कहाँ से मिला। तब उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, सरंडा, जो नोआमुंडी का जो एक पहाड़ जहाँ पे टाटा माइनिंग कर रही है, हाँ नोआमुंडी में आयरन ओर माइनिंग, तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि वहीं से जो पत्थर मिलता है उसको हम लोग पिघलाते हैं और उससे जो है कि हमने कुल्हाड़ी और दूसरे औजार बनाए हैं। और उसी समय से जो उनको लगा कि बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग का कंपनी स्थापित करेंगे और वहाँ से माइनिंग लेंगे। और उसके लिए आप देखिए CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1904 में ही बन के तैयार था। अच्छा। लेकिन चूंकि यदि एक लागू हो जाता तो टाटा जमीन नहीं ले सकते थे। टाटा को वहाँ बैठाने के लिए उसको रोक के रखा गया और 1907 में टाटा कंपनी वहाँ बैठ गई। उसके बाद जो है कि 1908 में CNT एक्ट लागू किया गया। अब ये जो आपने कहा कि 24 गांव को, आपका आरोप ये है कि सिर्फ टाटा को बेनिफिट देने बिल्कुल, के लिए वो CNT एक्ट को रोका गया। बिल्कुल। और उसके बाद ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि विस्थापित किया गया, विस्थापित नहीं किया गया, पूरा 24 गांव को टाटा ने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद यहाँ तक कि वो जमींदारी प्रथा चलाते थे और आदिवासियों से जो कि उनके जमीन का ये लगान लेने लगे। और जो आदिवासी जमीन का लगान नहीं दे पाते थे उनको जो है कि बैल वगैरह उठा के लोग लेके भी जाते थे। टाटा बैल बिल्कुल, इतना ज्यादा मतलब उन्होंने किया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि इनका जो है कि परोपकारी में बहुत बड़ा नाम है, तो उसको आप देखिए ना। मैं कहता हूँ कि जब टाटा का 100 साल पूरा हुआ 2007 में, तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि यह जो है टाटा एक विकास का मॉडल है देश के लिए। इसी बात के हाँ, तो उसी को मैं कह रहा हूँ। यदि टाटा विकास का मॉडल है, एक तरफ आप बता रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा, वो इनके पास मानवीय चेहरा है, परोपकारी हैं, तो क्या टाटा के पास एक भी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वास करने के लिए कोई मॉडल है देश में? क्या उसने दिया देश में? कहीं नहीं दिया। और जो आपने कहा कर्मचारियों के, उन्होंने विस्थापन के नाम से जो भी काम किया वो किसके लिए किया? उनके जितने भी स्कूल बनाए गए या जो भी बनाए गए वो सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मचारी उसका उपयोग कर रहे हैं। और उन्होंने जितना भी पैसा दिया बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे पैसा दिया? उन्हीं यूनिवर्सिटियों में उन्होंने पैसा दिया है जहाँ पे बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई एक विस्थापित को पढ़ाया है? आप बता दीजिए मुझे। उसके साथ आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपको रतन टाटा जी को समझना है कि वो कितने जो है कि संवेदनशील व्यक्ति थे, कितने मानवीय व्यक्ति थे, जिस तरह से वो प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत जो है कि मतलब विनम्र व्यक्ति थे, तो इतना विनम्र व्यक्ति थे, इतना संवेदनशील थे, परोपकारी थे, तो फिर कलिंगा नगर चलिए ना। कलिंगा, हाँ, आप कलिंगा नगर की बात किए, उसी आलेख में आपने जैसा उल्ली और मरांग ग्रुप कब्जा करने का आरोप लगा। हाँ, फिर टाटा हम लोग को नोआमुंडी वापस आना पड़ेगा। हाँ। नोआमुंडी में 1925 में वो लोग घुसे, है ना। इनफैक्ट 23 से ही उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी और कायदे से 1927 से वहां पे माइनिंग का काम शुरू किया। हाँ, आयरन माइनिंग। अब उस आयरन और माइनिंग के लिए वहां पे 3 गांव विस्थापित किए गए। 3 गांव विस्थापित क्या किया? हटाए गए। चिरुबेड़ा, बालीजोर और कोड़ता। बिल्कुल।
और ये तीनों गांव के लोगों को हटाया गया और हटाने के बाद उनको एक पैसा भी नहीं दिया टाटा ने। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो देसौली, जो खासकर हो आदिवासी लोग, जहाँ जैसे यहाँ उरांव बेल्ट में सरना बोलते हैं, संथाल बेल्ट में आप ये जहरथान बोलते हैं, मरांग बुरु, हाँ देसौली, मतलब देसौली जैसे सरना स्थल जो उनका कहते हैं, पूजा स्थल है। हाँ, तो मारंगबुरु तो ऑलमाइटी गॉड हो गया। तो वो जो खासकर जो है कि सखुआ पेड़ जो होता है, सखुआ पेड़ जिसको अंग्रेजी में सैक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, एक सर्टेन एरिया को वो देसौली कहते हैं, जहाँ पे यह माना जाता है कि मारंगबुरु मतलब उनका शक्तिमान भगवान वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ का जो है एक पत्ता भी तोड़ना मना रहता है। अच्छा। कोई भी पत्ता तक नहीं तोड़ सकता है। अब समझ लीजिए इसको पूरा टाटा ने घेर दिया। उसके बाद वहां पे आदिवासियों को घुसने भी नहीं दे रहा था। 2012 में आदिवासी लोग वहां पे आंदोलन किए, है ना। आंदोलन करने के बाद ये किया कि साल में एक बार हम घुसने देंगे। माने आदिवासियों हाँ, का देवता भी कैद हो गया। आप कल्पना कीजिए यही चीज अगर टाटा कोई हिंदुओं के साथ या क्रिश्चियन या फिर मुसलमानों के साथ करके देखे ना, लेकिन आदिवासियों का भगवान को भी कब्जा कर दिया। अब आदिवासियों का भगवान को भी कब्जा कर दिया, उसको हम जो है कि बहुत महान इंसान मान ले। अब समझ लीजिए, फिर मैंने कहा कि आप उनका परोपकारी और देखना है तो कलिंगा नगर चले जाइए। वहां भी शायद काफी नवीन पटनायक की सरकार के साथ मिलकर के आदिवासी बिल्कुल। कलिंगा नगर में क्या हुआ, वहां पे इनको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लागू करना था, लगाना था। अब वहां आदिवासी विरोध कर रहे थे। ये कब की घटना है? यह है 2006। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे पहले से विरोध कर रहे थे, लेकिन गोली जो चला 2 जनवरी 2006, आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया गया। नवीन पटनायक की सरकार उस जमीन को किसी भी तरह से छीन के टाटा को देना चाहती थी। शायद 19 आदिवासियों की जान। हाँ, नहीं, पहले घटना स्थल पर 14 लोग मारे गए। अच्छा। कुछ लोग घायल हुए थे, वो जो है कि एडमिट हुए। हाँ, इसी तरह का, और कुल मिलाकर 19 आदिवासी मारे गए, उनकी जान चली गई। आप सोचिए, टाटा, अगर रतन टाटा जी इतने मानवीय होते तो कायदे से 19 आदिवासियों की जान चली गई। और वहां पे आंदोलन इतना लंबा चला कि लगभग 1.5-2 साल तक वहां पूरा एक इलाके में कोई घुस नहीं सकते थे। इतना जबरदस्त आंदोलन था। अब सोचिए, वहां पे बाद में गुंडा लगाया गया और जो है कि लोगों को, आंदोलनकारियों को धमकाया गया, कैद किया गया, सब कुछ किया गया। मैंने उस पर भी एक पेपर लिखा है, विकास पर, आदिवासियों के लाश पर विकास। वो आदिवासी, हाँ, एक दूसरी पुस्तक है आपकी? पुस्तक नहीं है, एक रिसर्च पेपर है। वो किताब के रूप में बाद में आएगा। तो पहला हुआ विकास का कब्रगाह, बिल्कुल, और एक दूसरा हुआ क्या बोले, ये आदिवासियों के लाश पर विकास। हाँ, ये भी सुनील मिंज के साथ मिलकर? नहीं, वो मेरा अपना अकेले। हाँ, तो उसमें मैं सारा कुछ चीजें रिसर्च करके मैंने उसमें देखा है, गया था, वहां पर रहा, तब मुझे पता चला। सोचिए, जिसको आप इतना मानवीय बोलते हैं, जो परोपकारी बोलते हैं, यदि इनके अंदर कोई दर्द होता तो वहां पे वो स्टील प्रोजेक्ट नहीं लगाते। लेकिन रतन टाटा ने कोई भी कीमत पर वहां पे जो है कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए पूरी कोशिश की। आज के तारीख में प्रोजेक्ट लगाया, आदिवासियों को वहां पे विस्थापित कर दिया। आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि रतन टाटा का जो है जीवन भर उनका हाथ जो है आदिवासियों के खून से सने हुए थे, रंगे हुए थे। आप सोचिए, जब रतन टाटा चले गए दुनिया से, एज ए व्यक्ति मैं भी बोलूंगा कि जरूर दुखद बात है, लेकिन एज आदिवासी, या फिर आप उन 19 परिवार के बारे में सोचिए ना, जिनकी हत्या रतन टाटा का स्टील प्रोजेक्ट की वजह से हुई। क्या वो लोग उनको, उनकी आत्मा के शांति के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, या उनके लिए वो बोल रहे होंगे बहुत अच्छा है, हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है, ऐसा बोल रहे होंगे? क्या बोल रहे होंगे? इसका जवाब तो देना चाहिए। उसी तरह आप सोचिए कि जमशेदपुर के बगल में डिमना डैम बनाया गया, जमशेदपुर को पानी मिल रहा है, वहां से विस्थापित हुए जो आदिवासी, आज भी आप चले जाइए, किसी को रतन टाटा ने पूछा क्या? इतने बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं, कौन आदिवासी को उन्होंने विस्थापित आदिवासी के लिए कॉलोनी बना दिया, बहुत बढ़िया जो है कि ऐसे बना दिया कि आदिवासी खुश है। कॉलोनी बना के तो आप किसी को भी ठूस सकते हैं। कुल मतलब ये है कि 100 वर्षों का जो इतिहास रहा टाटा का, खासकर जमशेदपुर में, और पूरी जो जमशेदपुर के जो आसपास का इलाका, खुद जमशेदपुर जो कभी सांची या कुछ हुआ करता, जो जहाँ की मिट्टी काली होने के कारण काला माटी भी कहा जाता था, और शायद जो उस स्टेशन का नाम भी काला माटी स्टेशन ही हुआ करता था। तो 100 वर्षों की जो ये परोपकारिता हुई, 100 वर्षों में जो ह्यूमन अप्रोच हुआ,
और ये दावे किए गए कि इससे देश में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, देश की आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना को बल मिलेगा। उस प्रयास में आदिवासियों के हिस्से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और ना सिर्फ आदिवासी, अगर आप पूरा टाटा समूह को आप एनालिसिस करेंगे, रतन टाटा उसमें एक सबसे बड़ी फिगर है, मतलब आज के समय में रहे, तो आप बताइए, एक तो आदिवासियों का जीवन बर्बाद कर दिया, दूसरा प्रकृति। अब आज पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मुझे बता दीजिए ना, रतन टाटा ने कितने इलाका में जो है कि जंगलों को उजाड़ने के एवज में उन्होंने पेड़ लगवाए। अब सरन्ना जंगल को उजाड़ा ही ना वहां पे माइनिंग के लिए। बता दीजिए हमको उदाहरण। उसी लिए हमने कहा कि इतने बड़े परोपकारी, इतने ह्यूमैनिटी उनके अंदर था, क्या उनके पास कोई मॉडल है मतलब पुनर्वास का? बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा आपने जो इससे पहले कहा, खासकर ये डेमोग्राफी को लेकर, जो लोग वहां पे डेमोग्राफी आज झारखंड में कहते हैं कि जो है बांग्लादेशी मुसलमान आके जो कि संताल परगना का डेमोग्राफी चेंज कर दिया, उनकी ताकत है ये सवाल उठाने का? जमशेदपुर का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया? तो बहुत बड़ा रांची का डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर में, जैसे मैंने कहा, ये रिसर्च, ये कोई हवाबाजी नहीं है। वहां पे 24 गांव थे, वहां पे 95% आदिवासी थे, हो वहां पे संताल थे, भूमि से। हाँ, इसका जिक्र तो जो सीएनटी एक्ट के पहले जो सर्वे हुआ उसमें भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरा आंकड़ा पेश किया उसमें, सेंसस आंकड़ा ले लेके एनालिसिस किया किताब में। और देखिए क्या हुआ उसका असर। 95% जिन आदिवासियों की आबादी थी, टाटा बसने के बाद वहां उनकी आबादी 5 हो गई और बाहर से आए उनकी 95 हो गई। उसका असर, यह असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? वहां देखिए, जब अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे कायदे आदिवासी के लिए लोकसभा सीट रिजर्व होना चाहिए, विधानसभा सीट रिजर्व होना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ जनसंख्या दिखाकर जो है वहां लोकसभा जनरल कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी जो है कि विधानसभा 2 है, दोनों जनरल कर दिया। अभी आदिवासी एक वार्ड में भी चुनाव नहीं जीतने की स्थिति में है। आप समझ लीजिए, तो इतना बड़ा अन्याय आदिवासियों के साथ हुआ। और वहां पे कौन बन रहा है? बिहार से आके सरयू राय, वहां पे बन्ना गुप्ता आके वहां पे मतलब विधानसभा चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं। रघुवर दास छत्तीसगढ़ से आके जो है कि यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, वहीं से विधानसभा चुनाव जीत के आए। तो ये तो आदिवासियों के साथ। उसी तरह रांची, हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ बीजेपी को जितने भी, चाहे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आप झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं और मुसलमान आने की वजह से आदिवासियों का जनसंख्या घट रहा है आप बोलते हैं, तो आपका ताकत है तो बात कीजिए ना कि रांची का डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ। रांची में भी वही हुआ, एचईसी बैठा, एचईसी बैठने के बाद बाहर के लोग नौकरी करने आए। आज के समय में देखिए, जो 90% गांव मुंडाओं के हुआ करते थे पूरा रांची में, आज कहाँ गए? आज देखिए, रांची का लोकसभा जनरल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तो है। रांची में 3 मुख्य विधानसभा, रांची, हटिया और जो है कि कांके, एक भी आदिवासी के लिए नहीं। 2 को जनरल कर दिया, 1 को एसी कर दिया। आदिवासी कहाँ जाएगा? और ये लोग आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब मैं तो कहता हूँ डेमोग्राफी पर आइए ना, बहस कीजिए ना, जवाब दीजिए ना आदिवासी। कुल मिलाकर के ये समझ बनती है कि जो दावे किए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की ओर से टाटा समूह के राष्ट्र के निर्माण के बारे में, उसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि आदिवासी समाज को उसके कारण सामाजिक और आर्थिक के साथ ही सांस्कृतिक वंचना का भी शिकार होना पड़ा। उतना ही नहीं, आदिवासी मटिया मेट हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, जहां पे वो 95% थे वो 5 में आ गए, अगला 100 साल के बाद वो बचेंगे वहां पर? एक भी नहीं बचेगा। आदिवासी का तो वो तो भाषा, संस्कृति, रोजगार का बात ही मत कीजिए, उनका तो अस्तित्व ही मटिया मेट कर दिया टाटा ने। अच्छा, एक चीज है, आपने अपने जो आलेख में या जो फेसबुक पोस्ट है आपका, नव दूषित आदिवासी मध्य वर्ग की बात की है। नव दूषित आदिवासी मध्य वर्ग, इसको रेखांकित मैं कर रहा हूं, इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि दलित लेखक है चंद्रभान प्रसाद, उन्होंने एक टर्मोलॉजी इस्तेमाल किया है, हुक्का छाप। उनका इशारा भी यही है कि दलितों में जो एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है, ये अपनी परंपरा, अपना संघर्ष, अपना विरासत से कटा हुआ है, और इनकी कोशिश या इनकी छटपटाहट महज इतनी है कि सत्ता की जो चाशनी है उसका एक सिरा मुझे भी मिल जाए। शायद तो क्या मैं मानूं कि जो
नव दूषित आदिवासी मध्य वर्ग, हालांकि आपने एक लंबा भारी भरकम टर्मोलॉजी इस्तेमाल किया है, चंद्रभान प्रसाद ने इसके लिए बहुत पॉपुलर टर्मोलॉजी हुक्का छाप का इस्तेमाल कर दिया। तो आपका भी इशारा यही है क्या, या इसके सिवा भी कुछ मायने हैं? देखिए, यही मोटा मोटी आप देखेंगे तो मायने यही है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो आरक्षण के बाद मतलब संविधान लागू होने के बाद आदिवासियों को जो नौकरी मिला, और नौकरी मिलने के बाद वो लोग सीधे जो है कि शहरों में शिफ्ट हो गए, है ना। गैर आदिवासियों के साथ ऑफिस में रहते रहते हर जगह उनके मन में, उनके दिमाग में यही घुसाया गया कि आदिवासी मतलब अनपढ़ जवान, मतलब अनपढ़ गंवार जंगली पिछड़ा नीच। तो ये सुनते सुनते मतलब ऐसे कॉइन किया गया, दिमाग में डाला गया कि आदिवासी मतलब कूड़ा का ढेर। तो अपना समाज को छोड़ के इधर भाग गए। अब जो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो तो कहाँ पैदा हुए, वो उसी में पैदा हुए जो बाजारू संस्कृति है, उसके आला पूंजीवाद है ना, चमकता है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो परंपरा है, उसके जो रस्म रिवाज है, उनका जो सामाजिक संरचना है, उसी को आज देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी सामाजिक संरचना अपनी परंपरा से वो कट गया। तो मैं वही देख रहा था कि सोशल मीडिया में वही आदिवासी बच्चे जो हैं वो रतन टाटा को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, इसके अलावा मैंने यह भी देखा, जब टाटा जो है कि कॉन्क्लेव आदिवासी संवाद लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना साल में एक बार, उसके अलावा कुछ लिटरेरी फोरम वगैरह वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मैंने देखा है कि आज के आदिवासी युवक युवतियाँ वहाँ जाते हैं, डांस करते हैं, नाचते गाते हैं। कई प्रोफेसर हैं या फिर पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, वैसे आदिवासी भी वहाँ जाते हैं। मुझे भी बहुत बार कोशिश किया गया बुलाने के लिए टाटा। उसके अलावा एक किताब एडिट करने के लिए भी किसी भी तरह वो अपने साथ मुझे ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने पूर्वजों के कब्रगाह पर मैं नहीं नाच सकता। जो टाटा है, मैंने आपका तो एक बड़ा आरोप है। फिर आप तो ये कह रहे हैं कि जो जमशेदपुर टाटा में जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो आयोजन करते हैं और उसमें जो आदिवासी युवक युवतियां जाते हैं, वो अपने पूर्वजों के कत्लेगाह पर नाच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनको कहा कि आप कैसे राजनीति करेंगे, कैसे आपकी समझ है कि आप अपने पूर्वज के कब्र पर नाच रहे हैं? कौन अपने पूर्वजों के कब्र पर नाचता है? मैंने कुछ तथाकथित बौद्धिक जगत में आए हुए आदिवासियों को भी, जो डॉक्टरेट किए हैं, प्रोफेसर हैं वगैरह वगैरह, उनको भी मैंने कहा कि आप अपने पूर्वजों के कब्रगाह पर कैसे नाच सकते हैं, जब हमारे पूर्वजों का इतिहास इतना गौरवशाली इतिहास है, जिन्होंने जल जंगल जमीन पूरा इलाका, अपनी जमीन सारा कुछ को बचाने के लिए जो है कि अपना बलिदान दे दिया, बरगद के पेड़ों पर वो लटक गए, मतलब फांसी पे चढ़ गए। ऐसे गौरवशाली हमारा इतिहास है, जिन्होंने ना आर्यों की गुलामी की, ना मुगल का किया, ना जो है कि ब्रिटिश का किया। आज हम कैसे जो है कि दूसरे समाज का पूंजीवाद का गुलामी कर सकते हैं? तो ये मूल सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, एक आदमी चले गए, उसका दुख, हाँ, उनका दुख जरूर होना चाहिए, लेकिन उनको अगर आप भगवान बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, समृद्ध झारखंड परिवार की ओर से उनकी दुख पर हम संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जो एक पैरेलल और समानांतर सवाल है वो अपने जगह है, और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, हर सवाल को सामने आना चाहिए।